Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Myself कासिम अली, lecturer of physics. तो बेटा आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स में से मैंने लिया आज का लेक्चर. और इसका जो आज हम टॉपिक पढ़ने हैं, टॉपिक नेम है रिलेटिव मोशन. ठीक है बेटा, रिलेटिव मोशन के लिए पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा चैप्टर के इंटरव्यू पे थोड़ा इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स क्या है, क्या हम इसको यूज करेंगे, कैसे हम इसको स्टडी करेंगे. ठीक है, ये सारा कुछ हम इसके अंदर देख लेते हैं. अब बेटा आपको एक बात आप याद रखनी है कि जो फिजिक्स हमारे पास मौजूद है इस वक्त, वो दो किस्म की फिजिक्स है. एक तो हम उसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, एंड सेकंड वन जो हमारे पास आती है वो है मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है बेटा, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम फर्क देखना चाहें तो सबसे पहले ये सबसे जो पहला फर्क इनमें ये आता है कि जो 19th सेंचुरी तक या 20th सेंचुरी से पहले की जो फिजिक्स थी, यानी कि बिफोर 20th सेंचुरी. ठीक है, बिफोर 20th सेंचुरी की जो फिजिक्स थी हमारे पास, वो कौन सी फिजिक्स कहलाती है? वो कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स. लेकिन 20th सेंचुरी के आगाज से या 20th सेंचुरी के बाद अब तक जो हमारे पास फिजिक्स आ रही है वो फिजिक्स कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स. ये कह सकते हैं आफ्टर या फ्रॉम 20th सेंचुरी, फ्रॉम 20th सेंचुरी ये जो हमारे पास फिजिक्स है, ये फिजिक्स कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स. अगर हम चैप्टर का नाम देखें तो चैप्टर के नाम में भी कौन सी फिजिक्स आ रही है? मॉडर्न फिजिक्स. इस वजह से पहले हमने जितने भी चैप्टर पढ़े इस बुक के सेकेंड फिजिक्स के चैप्टर नंबर 19 से पहले, वो सारे के सारे किसके मुताल्लिक थे? क्लासिकल फिजिक्स के मुताल्लिक. लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 को, कौन सी फिजिक्स अब हमारे पास आ रही है? वो फिजिक्स आ रही है मॉडर्न फिजिक्स. एक और इसके अंदर मैं आपको फर्क बताता चलो. बहुत मेन फर्क है, वो भी बहुत मेन डिफरेंस है इनमें कि जो क्लासिकल फिजिक्स जो होती है वो डील करती है विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि दो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं. एक को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, दूसरे को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम अभी आम आंख से आभासी तौर पर देख सकते हैं. ठीक है, हम नेकेड आई से देख सकते हैं उनको, वो हमारे पास होते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या बड़े ऑब्जेक्ट. लेकिन दूसरी जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है वो डील करती है किसके साथ? डील्स विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है बेटा, दो डिफरेंस मैंने अभी आपको बता दी क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में. पहला फर्क मैंने आपको बताया कि 20th सेंचुरी से पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स. दूसरा फर्क बताया 20th सेंचुरी से अब तक की जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स. फिर मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो डील करती है किसके साथ? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ. लेकिन जो आपके पास आती है मॉडर्न फिजिक्स वो डील करती है किसके साथ? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ. फिर अगर हम देखें, अगर हम जो क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते आ रहे थे, पिछले वाले चैप्टर में हमने स्टडी कर दिया, हमने कहा कि जो क्लासिकल फिजिक्स वाले टॉपिक को कह सकते हैं आप मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स ये भी क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं. दूसरा आपके पास ऑप्टिक्स आप ले लें, ऑप्टिक्स भी आप क्या करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं. उसके बाद थर्मोडायनामिक्स आप ले लें. ये सारा क्या एक ही सी आप और भी बहुत सारे टॉपिक. तो ये सारे टॉपिक हम किसमें स्टडी करते हैं, किसमें स्टडी करते आ रहे थे? सारे के सारे किसमें थे? क्लासिकल फिजिक्स में. लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है कि हमने पढ़ा कि ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को डील करती है. तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं हम वो भी देख लेते हैं. कि जब एक तो ये डील करती है, इसमें हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जो कि मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर ही. ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. ब्लैक बॉडी रेडिएशंस,
ठीक है बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन सेकंड वन हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, सारे के सारे हम स्टडी करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो बेटा ये चंद डिफरेंस है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में, या हमें क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स में आने की क्या जरूरत पड़ी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो बड़े ऑब्जेक्ट को डील करती आ रही थी, छोटे जो ऑब्जेक्ट थे जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, एक ये भी बात आपने याद रखनी है, जो स्पीड ऑफ लाइट थी, स्पीड ऑफ लाइट भी किसके अंदर स्टडी होती है, वो भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही स्टडी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट भी हम मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो जो छोटे ऑब्जेक्ट क्लासिकल फिजिक्स उनको क्लासिफाई नहीं कर सकी, तब हमें जरूरत पड़ेगी मॉडर्न फिजिक्स की। फिर इनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वो सारे के सारे कौन सी फिजिक्स में आ रहे थे, वो सारे के सारे मॉडर्न फिजिक्स में आते थे। तो ये जो हमारा टॉपिक डिफरेंस हमारा चैप्टर के नाम से मैंने बताया कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हमारे चैप्टर का नाम था। ठीक है, चैप्टर के नाम से भी हमने क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को क्लासिफाई किया या डिफरेंशिएट किया। ये आपके पास डिफरेंसेस आ रहे हैं इनके अंदर, आप ये स्क्रीनशॉट लेकर भी, ये आपके पास सवाल अगर आ जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स, तो आप ये वाले पॉइंट्स लिख दें तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने जो आज का टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इस वीडियो के लिए, वो है रिलेटिव मोशन। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है रिलेटिव मोशन, अगर हम रिलेटिव के मीनिंग लेना चाहें तो रिलेटिव के मीनिंग हम लेते हैं फिजिक्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट या अनदर बॉडी। ठीक है, और मोशन का आपको पता है मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, मोशन मूवमेंट। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं रिलेटिव की, तो रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, और जब हम मोशन की बात करते हैं तो मूवमेंट का मतलब भी आपको पता है कि मोशन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन इन दोनों वर्ड से डेफिनेशन इसकी बनाना चाहें तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, कहते हैं इफ अ बॉडी changes its position with respect to another body, our frame of reference, our reference point is called relative motion। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास टॉपिक जो बात है रिलेटिव मोशन था। रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन मैंने लिखी, कहते हैं इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, कि जब आपके पास की बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। कैसे चेंज करे, विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे, या किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से अपनी बॉडी अपनी पोजीशन को या अपनी मोशन को चेंज करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। ठीक है, अगर आपके पास कोई बॉडी है वो अपनी मोशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, ठीक है, किसी दूसरी बॉडी की मदद के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये जो उसकी मोशन है वो कौन सी मोशन होगी, रिलेटिव मोशन कहलाती है। ठीक है, अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल बहुत सी कॉमन सी एग्जांपल इसकी हम ले सकते हैं कि अगर मैं क्लासरूम में खड़ा हूं, ठीक है, या क्लासरूम में सपोज कि क्लासरूम में अगर आप खुद को सपोज कर ले, आप इस वक्त जब ये वीडियो देखेंगे, वीडियो देख रहे हैं तो आप रेस्ट की हालत में हैं। ठीक है, चाहे आप कमरे में बैठे हैं, जिस किसी भी जगह पर आप बैठे हैं तो आप रेस्ट की हालत में होंगे। ठीक है, आप अपने तौर पर कह रहे हैं कि मैं रेस्ट की हालत में हूं, ठीक है, लेकिन जमीन के अंदर रहते हुए, लेकिन एक ऐसा ऑब्जर्वर जो स्पेस में मौजूद है, जो कि हमारी जमीन से बाहर है, ठीक है, वो क्या देख रहा है कि ये जो जमीन है हमारी वो अपने ऑर्बिट्स में घूमती रहती है। आपको भी पता है इस बात का कि जो जमीन है वो अपने ऑर्बिट्स में हर टाइम मोशन में रहती है, स्टॉप नहीं है, रेस्ट हालत में नहीं है। ठीक हो गया, तो वो क्या करेगा कि अगर वो यही समझेगा कि जो जमीन घूम रही है, ठीक है, जमीन के घूमने के साथ साथ जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो भी रोटेट करेंगे, घूमेंगे। तो आपको पता है बेटा जो जमीन घूमती है अपने ऑर्बिट के बीच, उसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 30 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर जो जमीन घूम रही है वो कितना स्पीड से घूमती है, वो 30 किलोमीटर पर सेकंड के लिहाज से। तो अब जमीन तो घूम रही है, तो जो बाहर ऑब्जर्वर है, स्पेस से बाहर है, जो स्पेस के अंदर है, जमीन से
बाहर है वो देखेगा कि जमीन घूम रही है, तो जमीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे घूम रहे हैं। फिर से कोई बात आ गई, अगर आप अपनी बात करेंगे खुद से तो आप कहेंगे मैं तो रेस्ट की हालत में खड़ा हूं, रेस्ट की हालत में मौजूद हूं। लेकिन जब वही आपकी जो रेस्ट की हालत कोई दूसरा ऑब्जर्वर देखेगा तो दूसरा ऑब्जर्वर क्या समझेगा कि ये मोशन में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी चेंज है जिस पोजीशन अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी के लिहाज से, तो आपके पास जो मोशन आती है वो कहलाती है रिलेटिव मोशन। ठीक है, सेम अगर इस तरह मैं किसी आपको कोई और एग्जांपल दूं, सपोज आपके पास कोई बांस थी, ठीक है, बांस थी आपके पास, बांस के अंदर आपके पास पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, बांस क्या कर रही है, मूव कर रही है, या ट्रेन कह रहे, बांस कह रहे, बुक वाले ट्रेन के एग्जांपल सपोज हम ट्रेन ही कंसीडर कर लेते हैं। आपके पास एक ट्रेन थी, ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक ट्रेन मूव करते वक्त इसके बाहर एक ऑब्जर्वर खड़ा था, एक बंदा खड़ा था। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि अगर ये जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स मौजूद है वो एक दूसरे को देखेंगे तो वो क्या समझेंगे कि हम रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप ट्रेन के अंदर या बस के अंदर बैठे हैं तो आप तो मूव नहीं कर रहे, मूव तो बस कर रही है। ठीक है, इसी तरह की जो ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स मौजूद है वो यही समझ रहे हैं कि हम इस वक्त रेस्ट की हालत में। ठीक है, लेकिन यही इनकी जो रेस्ट की हालत है वो बाहर खड़ा एक ऑब्जर्वर एक दूसरा पर्सन को देखेगा तो क्या समझेगा कि इसके पास से जब ये ट्रेन गुजरेगी, ठीक है, उसने यही समझ है कि ये जो ट्रेन भी मूव कर रही है, ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स है वो भी मूव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, बॉडी अगर ये पैसेंजर तो कह रहे हैं हम रेस्ट की हालत में है, ठीक है, अपने तौर पर ये रेस्ट में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, दूसरी बॉडी या दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से ये ऑब्जेक्ट में जो रेस्ट में नहीं है बल्कि विद इन मोशन में है। ठीक है, मोशन में ये भी होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि पैसेंजर के पास के अंदर वाले क्यों कहेंगे हम रेस्ट में है, लेकिन जब हम ऑब्जर्वर की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी तो वो क्या होता है कि ये भी क्या होते हैं आपके पास ये मोशन में होंगे। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम कहते हैं इमेजिन करें आपके पास एक ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब की एक इस तरफ पर्सन खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा है। ठीक है, अब इस पर्सन ने क्या किया, बाल एक लिया, बाल को ऊपर फेंक दिया। ठीक है, इस पर्सन ने क्या किया, बाल को ऊपर फेंका। ये पर्सन क्या कह रहा है, बाल की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, लेकिन ये दूसरा पर्सन खड़ा है इधर नीचे दूसरी तरफ दूसरे एंड पर, वो क्या समझेगा कि बाल तो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसके मुताबिक बाल क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके मुताबिक क्या है कि बाल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब इसमें भी यही आ गया कि जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ठीक है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एंड अदर बॉडी, दूसरी बॉडी के लिहाज से उसकी जो पोजीशन है उसकी जो मोशन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, फिर कहते हैं कि सपोज आपके पास दो ट्रेन्स थी, कहते हैं सपोज आपके पास दो ट्रेन है, एक को कह ले ट्रेन ए और एक को कह ले ए, दूसरी को कह ले अब मैं कार्स की बात कर रहा हूं, पहले मैंने ट्रेन की, अब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो मौजूद है कार्स। ठीक है, दोनों ही मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कार ए और कार बी दोनों ही मोशन में है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, इक्विवेलेंट वेलोसिटी के साथ दोनों मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या करना है इस केस में, आपने देखना है कि अगर जो पर्सन या जो ड्राइवर है कार ए का, वो बाल एक उसके पास एक बाल था, उसने बाल को फेंका अपवर्ड। ठीक है, बाल को उसने फेंक दिया अपवर्ड, अपवर्ड फेंकने के बाद वो क्या फील करता है कि जिस तरह बाल अप हो रही थी उसी तरह डाउनवर्ड भी आ रही है, जिस तरह ऊपर गई उसी डायरेक्शन में नीचे भी आ गई। ठीक है, लेकिन जो दूसरा ऑब्जर्वर है बी, वो देखे उसने भी बाल अपवर्ड फेंकी तो वो भी कैसे आएगी, नीचे आएगी। दोनों को यही फील होगा क्योंकि दोनों की सीमत एक जैसी है, दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है, दोनों एक ही लिहाज से मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों देखेंगे, दोनों यही ऑब्जर्व करेंगे कि जिस तरह बाल ऊपर जा रही थी उसी तरह ही नीचे आ रही है। ठीक है, जैसे स्ट्रेट अपवर्ड ऊपर गई इसी तरह ऊपर गई और इसी तरह नीचे आ गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाना है उसने, स्ट्रेट लाइन में ही नीचे आना है। तो इस केस में तो कोई कह नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों समझेंगे कि जिस तरह
से बाल ऊपर जा रहे हैं उसी तरह नीचे आ रही है। लेकिन अब कहते हैं आप क्या करें, अब आप इमेजिन करें कि आपके पास जो दो कार थी, दोनों में से एक को आपने कर दिया स्टॉप, ठीक है। अब आपके पास जो कार ए थी वो आपके पास है रेस्ट में अलग, लेकिन जो दूसरी कार थी बी, जो दूसरी कार थी आपके पास वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। दो कार दोबारा हमने ले ली, पहली कार हमने कह लिया रेस्ट की हालत में है, दूसरी कार जिसको हमने बी का नाम दिया अगर उसको हमने कह लिया कि वो मोशन की हालत में है। अब क्या होगा कि अगर इधर वाला जो पर्सन है दोबारा एक बाल को ऊपर फेंके, ऐसे ऊपर फेंके, तो ये क्या समझेगा, क्योंकि हमने पहले ये डिस्कस कर लिया कि बाल जो ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा कि बाल जिस तरह ऊपर जा रही है उसी तरह ही नीचे आ रही है, सेम डायरेक्शन में वो नीचे भी आएगी। लेकिन जब दूसरा पर्सन है, एक पर्सन जो रेस्ट की हालत में है, ठीक है, वो क्या करेगा कि बाल रेस्ट की हालत में नहीं आ रही, वो स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आ रही, बल्कि बाल ऊपर तो गई लेकिन डायरेक्ट नीचे नहीं आई, बल्कि पैराबोलिक शेप बनाते हुए फिर नीचे आई, ठीक है। थोड़ी सी आगे जाकर मतलब इस डायरेक्शन में वो चेंज नीचे आ गया, इस डायरेक्शन में पैराबोलिक शेप में वो नीचे आती है, स्ट्रेट नीचे नहीं आती बल्कि पैराबोलिक शेप बनाते हुए वो नीचे आती है। ठीक होगी बात, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये भी एग्जांपल। तो फिर कहते हैं कि अगर इसकी और एग्जांपल लेनी हो तो आप क्या करें कि आप किसी ट्रेन में बैठे हो और किसी ट्रेन के पास से खड़े हो, ठीक है, ट्रेन में बैठा एक बंदा क्या करे, बाल को ऊपर नीचे फेंक रहा है, ठीक है, बाल को ऊपर नीचे फेंक रहा है, तो क्या होगा, वो समझेगा कि बाल ऐसे ऊपर नीचे आ रही है। लेकिन जब आप देखेंगे ना आपके पास से ट्रेन गुजरी है तो आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बाल है वो ऊपर नीचे नहीं आ रहा बल्कि थोड़े से आगे जाके पैराबोलिक, इसी तरह की पैराबोलिक शेप बनाते हुए उसकी जो मोशन आती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिलेटिव मोशन। फिर आगे इसमें कहते हैं कि जो इस कायनात या यूनिवर्स में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कहते हैं आपके पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। किस में नहीं है? कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट का क्या मतलब होता है कि कंप्लीटली, ठीक है, मुकम्मल तौर पर वो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में नहीं है, बल्कि ठीक है कंप्लीटली रेस्ट की हालत में नहीं है बल्कि वो मोशन में है, ठीक है। जैसे आप कमरे का अगर हम बात करते हैं जमीन के अंदर ये जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह है, ये जो मैं क्लासरूम में खड़ा हूँ, क्लास की जो चेयर्स डेस्क वगैरह, ठीक है, सारे सारे मुझे इस वक्त लग रहे हैं रेस्ट में है, ठीक है। जैसे हमने पहले बात कर ली कि अब मेरे या मुझे तो लग रहा है कि रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर है वो इन द स्पेस है, ठीक है, आउट ऑफ द अर्थ है, तो वो क्या करेगा, वो क्या देखेगा कि ये जो जमीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे मोशन में है। एक के लिहाज से वो रेस्ट में होते हैं, लेकिन अनदर बॉडी, ठीक है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से वो मोशन में होती है। तो आप इस कायनात के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। तो बेटा यहाँ तक था हमारा टॉपिक रिलेटिव मोशन। उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।